नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज संडे है, रविवार है, तो मेरे साथ मेरे भांजे हैं शाश्वत स्वामीनाथन। उनसे मैं वार्तालाप करूँगा और आपका सवाल का जवाब दूँगा। आपने अनेक सवाल भेजे हैं, उसमें 2-3 उन्होंने सेलेक्ट की है। उसके बाद 2-3 पटाखे लिस्ट के बारे में बात करेंगे ताकि ये मोर इंटरेस्टिंग हो आपके लिए। तो पहला जो सवाल आया है वो आईटीसी की स्ट्रैटेजी के बारे में आया है। तो ये भी हमारे पटाखे लिस्ट में था और और अभी भी है। अभी भी है। तो इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो है कि आईटीसी की जो योजना है वो पहले अंदर से ही ग्रोथ लाने के लिए कोशिश करते थे, जैसे कि क्लासमेट नोटबुक या फिर जो आशीर्वाद प्रोडक्ट्स होती है या फिर उनके क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी से क्या वो डिपार्ट हो गए और अब बहुत कुछ एक्विजिशंस भी कर रहे हैं। तो सवाल आ रहा है कि क्या अंदर से इनोवेशन खत्म हो गया है और फिर एक्विजिशन में वो कोशिश कर रहे हैं? क्या हो रहा है आईटीसी के बारे में? आपको पहला ये समझना है कि आईटीसी एक स्पेशल कंपनी है। हाँ। आईटीसी एक मोनोपोली प्लेयर है, जहाँ कोई कंपटीशन नहीं आ सकता। ठीक है। सिगरेट्स में पिछले 10-15 साल में एडवर्टाइजमेंट बैंड है और फॉरेन से एफडीए भी बैंड है। सो फॉरेन से आप ब्रांड को लेके इधर मार्केट नहीं कर सकते। सिगरेट्स में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। हाँ। सो सिगरेट का एक ही गोल है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ किसके पास है वही जीता है। वो जीता जो जीता वही सिकंदर। सो सिर्फ ये एक मोदी फैमिली है जिसका इससे कंपटीशन है, गोल्डन टोबैको। लेकिन वो फैमिली में इनफाइटिंग बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी में आईटीसी में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हर गांव में, हर दुकान में सिगरेट मिल जाएगा। चॉकलेट एक्टर्स नहीं मिलेगा, लेकिन सिगरेट मिल जाएगा। तो उनका प्लान ये था, होटल्स फर्स्ट उन्होंने होटल्स पे इन्वेस्ट की। पहला होटल चेन्नई में राधा कृष्णन रोड में उन्होंने ली ओन प्रॉपर्टी। देन उन्होंने ये सोचा कि वे फूड में इन्वेस्ट करेंगे और वही डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। ये था स्ट्रैटेजी योगी देवेश्वर का। उसके पहले क्योंकि बैट ने प्रॉब्लम की थी, उनको सनड्रॉप ऑयल बेचना पड़ा। उनका पहला ब्रांड था सनड्रॉप ऑयल। हाँ। वो बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है, उनको बेचना पड़ा। उनका पास एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी था थ्रेड नीडल, उसको भी बेचना पड़ा। तो योगी देवेश का स्ट्रैटेजी ये है कि वो सिर्फ इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को यूज़ करेंगे। उनका पहला डाइवर्सिफिकेशन आईटीसी भद्राचलम को सेटअप करना था ताकि सिगरेट का बॉक्स वो खुद बनाए, उसके बाद दूसरे लोगों को सप्लाई करें। उसके बाद उन्होंने क्या की, उन्होंने पेपर बनाया क्लासमेट नोट्स और नोटबुक्स। ये डिक्लाइनिंग मार्केट है और अनऑर्गेनाइज मार्केट है, डिक्लाइन मार्केट है, क्योंकि पेपर अभी कोई कंज्यूम नहीं करता है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की एक पेपर प्लांट है जो सेल में आई 3,500 करोड़ में उन्होंने कर ली। सो एक डिक्लाइनिंग मार्केट में वो मार्केट को डोमिनेट करना चाहते हैं। ये होम बिल्ट मार्केट है। हाँ। उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स की कोशिश की, लेकिन व्हाट्सएप आने के बाद ग्रीटिंग्स कार्ड मार्केट ही चला गई। तो ये डाइंग मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। जैसे मैचेस में उनका 80% मार्केट शेयर है, क्योंकि सिगरेट लाइट करने के लिए आपको मैचेस चाहिए। हाँ। तो मैचेस में उनका स्टॉक था। उन्होंने ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एरिया को डोमिनेट करना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने फूड में एंट्री मारी, क्योंकि उनके किचन्स बहुत पॉपुलर हो गए हम्म। और फूड में एंड टू एंड उन्होंने ले ली। फार्मर के पास गई। ई चौपाल नाम का एक कॉन्सेप्ट था जिसे मैंने अपने किताब में लिखा है, और एंड टू एंड उन्होंने टाइप कर ली। और फार्मर के लिए उन्होंने साइंटिस्ट भी लगाई क्रॉप को बढ़ाने के लिए, और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भी उन्होंने बहुत शानदार की। पहले उन्होंने टोबैको को एक्सपोर्ट किया, आज अनेक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने सप्लाई लाइन को ठीक किया, डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया। अगर वो आशीर्वाद आटा बना रहे हैं, वो फार्म से लेके फोर्क तक आ गए हैं। उनके हर वैल्यू सिस्टम में पकड़ है। तो कंप्लीट वर्टिकल इंटीग्रेशन कर लिया है। हाँ, और अब क्या कर रहे हैं, आटा को रोटी में बदल कर जोमेटो और स्विगी में बेच रहे हैं क्लाउड किचन। हाँ।
जो मीट का सीड है, उधर से रोटी तक उनका सारा डिमांड हाँ, पक्का है। रेडीमेड भी सेल कर रहे हैं वो। रेडीमेड भी सेल कर रहे हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में किसी के पास वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कि हर दुकान के तक वो रीच करें। तो उन्होंने चिप्स शुरू कर दी, कैंडीमैन शुरू कर दी, यिप्पी नूडल्स शुरू कर दी, सनफीस्ट बिस्किट शुरू कर दी। डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, हाँ, सप्लाई सोर्स एक ही है। सो सप्लाई लाइन तैयार कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर दी, कीप ऑन एडिंग प्रोडक्ट्स। तो उनके पास ही जो सोप डिटर्जेंट जो जो वो ब्रांड्स भी विवेल हैं। सोप सब उन्होंने सेटअप कर दी। हाँ, जो भी ब्रांड लोकली स्ट्रांग है, जैसे ईस्ट में सनराइजर्स स्ट्रांग था, हाँ, वो ब्रांड चाहिए था उनको। स्पाइसेस तो सेम फार्मर किसान ही करता है, हम्म, किसान से वो खरीद लेंगे। साइंटिस्ट उनके पास हैं, तो ब्रांड में सनफीस्ट का नाम स्टिकर ले लिया, सनफीस्ट दे दिया। और उनके पास सैवलॉन भी है जो बहुत सैवलॉन बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है वो। रेप्यूटेड, वो खरीद रहे हैं, 2 साल पहले खरीदी थी। हाँ, उसके पहले नेचुरल जूसेस को 3 साल पहले खरीदी थी। हाँ, और इंडिगो में उन्होंने एक्सपेरिमेंट की कि स्मूथीज के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट उस समय उन्होंने इंडिगो में की। और वो कॉफी भी कोशिश कर रहे हैं अब। सनबीन कॉफी को भी उन्होंने कंसिडर खरीदा। हाँ, सो ये परचेज करना एक नया स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है। उनका ख्याल है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जहाँ वो फार्मर से आपके घर तक आती है, आटा चाहिए आटा मिल जाएगा, रोटी बनना है तो रोटी पका के मिल जाएगा, साथ में चना मिल जाएगा, हाँ, सब वो लाइन से आ रही है। उन्होंने सारे मार्केट पकड़ लिए हैं। वो इंडिया लार्जेस्ट फूड कंपनी है, नेस्ले से बड़े हैं। अब वो मार्जिन बढ़ा रहे हैं, इसीलिए ब्रांड को खरीद रहे हैं। ठीक है। तो पर ब्रांड खरीदने से उनका मार्जिन कैसे? ब्रांड ब्रांड से मार्जिन बेहतर है ना। ठीक है। अनब्रांडेड और ब्रांडेड में क्या है? प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर इतना स्ट्रेंथ हो गया उनका। हम्म, जब उन्होंने अन्नपूर्णा आटा में बड़ा हो गए, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को अन्नपूर्णा आटा को बेचना पड़ा। उनको आशीर्वाद से compete नहीं कर पाए, हाँ, अन्नपूर्णा को उन्होंने बेच दी। तो उनका इतना स्ट्रैंगल होल्ड है। तो एक ज़माना आएगा, अगर 10 साल में दुनिया के सबसे बड़े फूड कंपनीज में एक आईटीसी होगा। क्योंकि आईटीसी का अब स्ट्रैटेजी क्या है कि जहाँ जहाँ इंडियन पॉपुलेशन बढ़ा है, उधर वो फूड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रीज में शुरू कर चुके हैं, नेपाल, श्रीलंका हाँ। और जैसे। जब मेरे दोस्त विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो वहाँ भी यही आईटीसी के ब्रांड्स देख रहे हैं और कहाँ खरीदूँ, कहाँ तो सोर्स करूँ। ये ग्लोबल कंपनी बन रही है। क्योंकि हमारे भारतवासी की संख्या वो बहुत बहुत संख्या, ज़्यादा हाँ, संख्या अमेरिका, नंबर। यूरोप, मिडिल ईस्ट सब जगह है। या तो ये एक बड़ा ब्रांड बन रहा है। सही। इस सब का फाउंडेशन क्या है? सिगरेट। सिगरेट लोगों पीते रहेंगे, गवर्नमेंट बैन नहीं करेगी, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेटर सिगरेट है। और अगर बैन भी कर ली तो बीड़ी को बैन करना पड़ेगा, तो टेंडुली फार्मर को भी अपसेट हो जाएगा। सो उसके पहले ये बकड़ा कर जब एक दिन तो सिगरेट बैन होना ही है। क्या आज होती है, 20 साल बाद होती है, बट बाय द टाइम ये वो आती है, ये एक बड़ा कंपनी हो जाएगा। ठीक तो है। इसीलिए हमको कंसिडर करना है। अभी आईटीसी होटल भी है, 40% ओनर ये हैं। हम जो जो उन्होंने स्टॉक ली, 10 शेयर में एक शेयर मिला था हमको। तो आपको 10% ऑफ वॉट एवर मार्केट वैल्यू ऑफ आईटीसी होटल है, वो भी रिटर्न में आपको ऐड करना पड़ेगा। और वो भी डिविडेंड दे रहा है, और इसमें एक आईटी कंपनी भी है। तो फिर से हम पटाखे लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब मैं 2-3 स्टॉक्स लूँगा और उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं। तो पहला जो है टाटा पावर है। ये स्टॉक अब न्यूज़ साइकिल में बहुत आ रहा है। तो इस स्टॉक के बारे में आपका क्या विचार है? कुछ नया हो रहा है इसमें? कोविड के पहले हमने इसको कंसिडर की थी, हाँ, 50 रुपया में समथिंग कंसिडर की थी बहुत सालों पहले। लेकिन आज के लिए इसमें 2 प्रॉब्लम है। उस ज़माने में भी था, लेकिन बहुत चीप था। और हमने जब खरीदा, जब उनका मुंद्रा पावर प्लांट ट्रबल में था, ठीक है। लोग समझते थे कि ये कंपनी बिलियप हो जाएगा। हमने बेट ली कि ये बिलियप नहीं होने देंगे रतन टाटा। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब न्यूज़ साइकिल में इसलिए है
क्योंकि उनकी रिन्यूएबल एनर्जी बास्केट बहुत बड़ा हो गई है। लेकिन दो प्रॉब्लम्स हैं, इस कंपनी में डेट ज़्यादा है और दूसरी है फाइनली आपको स्टेट गवर्नमेंट को ही बेचना पड़ेगा और वो पैसा निकालना बहुत मुश्किल है। अभी रूफटॉप सोलर इतना बड़ा नहीं हुआ है, तो हमारा इसमें पोजीशन है, हम प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन आज इस स्टॉक में आप एंटर नहीं कर सकते। तो अगला जो ये कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी, इसके बारे में आपका क्या पेट्रोनेट एलएनजी एक ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी है, 50%। इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका वो एलएनजी सप्लाई करते हैं, उन्होंने अनेक पब्लिक सेक्टर कंपनी को सप्लाई किया है मिनिमम गारंटी डिमांड लेके। हाँ। अगर वो नहीं लेते हैं तो मिनिमम गारंटी फ़ी देना पड़ता है। तो उन्होंने ये अकाउंट्स में ये किया है कि हम कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर कंपनी पैसा वापस देना चाहिए इनको मिनिमम गारंटी फीस, वो 3-4 साल नहीं दिए हैं। जो रिसीवेबल्स हैं उनकी वो 3-4 साल पुराने हैं। शायद आए, अगर राइट ऑफ कर दें तो बैक लॉसेस लिख के बड़ा लॉस हो जाएगा। जो मिनिमम गारंटी की फ़ीस की रिकवरी है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है इस कंपनी में। और अब मैं एक्साइड के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हम एक्साइड के बारे में बात कर रहे थे, उनके पास तो 6,000 करोड़ में रिजर्व्स में था और बोरोइंग्स में सिर्फ 89 करोड़ था। लगभग 6,000 करोड़ कैश में था। हाँ। और वो बढ़ता गया। और उन्होंने ये भी किया है, एक लाइफ इंश्योरेंस था उनके पास, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, उसको उन्होंने एचडीएफसी को बेच दिया और एचडीएफसी शेयर्स उनसे ले ली। हाँ। वो बुक में था, अभी बेचा या नहीं बेचा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी उनके बुक में है और वो कैश जनरेट करते रहे। लेकिन मार्केट में उन्होंने कैश को लेके 2-3 लेड स्मेल्टर प्लांट भी उन्होंने की, पुरानी बैटरी को खरीद कर लेड को, उससे लेड एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और उसे रिसाइकलिंग बोल रहे थे। लेकिन ट्रिगर जब आया, जब उन्होंने चाइनीज़ कंपनी के स्टार्ट टाइप कर ईवी बैटरीज बनाना शुरू कर दी। जो वो न्यूज़ आया कि वो ईवी बैटरीज बना रहे हैं और अपने कैश रिजर्व से 2,000-3,000 कैश लेके कर्नाटका में 2 प्लांट बनाए हैं अभी तक और ईवी के लिए बैटरी बनना शुरू कर दी। तो लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ लेड एसिड बैटरी में सिमट जाएगा, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करेगा। हाँ। लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड की और बिना बोरोइंग, हाँ। क्योंकि उनके कैश रिजर्व्स थी, बिना बोरोइंग उन्होंने सक्सेसफुली की। इसके साथ ये ट्रांजिशन हो गया। तो अभी उनके पास तो लगभग 14,000 करोड़ रिजर्व में है और 2,000 करोड़ डेट में है। 12 करोड़ रिजर्व्स में है ना। हाँ। तो अभी भी कैश रिच है। हाँ। इसीलिए वैल्यूएशंस हैं। कल 10% उनका क्वार्टर, आखिरी क्वार्टर में प्रॉफिट्स तो 10% गिर गया, तो शेयर गिरा होगा, लेकिन कहाँ 15 टाइम वैल्यू, 38 वैल्यू। हम सिर्फ इसको देख सकते हैं। एक ज़माने में आपको खरीदने का मौका मिला था तो आपने बहुत कम लिया था। नहीं, पर जब मैं वो देख रहा हूँ कि लगभग 2022 तक अपॉर्चुनिटी था उसमें पोजीशन लेने के लिए, तो बहुत मार्केट ने हमें बहुत समय दिया है बहुत समय पोजीशन दिया लेने था। के लिए। सिर्फ तो इसीलिए जब अच्छा वैल्यू स्टॉक्स में लगता है, हाँ। आपको लगातार कंसिडर करना है। ये नहीं पूछना है कितना है, कितना है, कितना है, सोचना नहीं। और इससे मुझे क्या लेसन मिला है कि जब एक कंपनी कैश रिच है, उनके पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिन जिन अपॉर्चुनिटीज़ उनको आता है उसमें जाने के लिए। पर आप डेट में हैं तो और कुछ अपॉर्चुनिटी का एक्सप्लॉइट करने के लिए आपका मौका नहीं मिलेगा। अनलेस आप टाटा हो। हाँ, पर टाटास तो कैश रिच है। हाँ, आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाए तो वीडियो नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो डालते हैं आपको नोटिफाई नहीं होगा। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।